सबसे पहले हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। रेस्पिरेशन इज अ ब्रॉड टर्म। हम इसकी पहले सबसे टाइप्स देख लेंगे। जनरली वी डिवाइड रेस्पिरेशन इनटू टू मेन टाइप्स। आउट ऑफ देम वन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिस्मिक रेस्पिरेशन के लिए दूसरी टर्म हम यूज करते हैं ब्रीदिंग की या गैसेस एक्सचेंज की। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि दिस इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्स एट ऑर्गेनिस्मिक लेवल, और इसको हम दूसरा नाम देंगे ब्रीदिंग या गैसेस एक्सचेंज का। इसकी फर्दर हम दो टाइप्स बना रहे होते हैं। वन इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एटमॉस्फेयर और लंग्स के दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन का नाम देंगे। इसी तरह से ब्लड और सेल के लेवल पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसको हम इंटरनल वेंटिलेशन का नाम देंगे, और इन टाइप्स को हम आगे गैसेस एक्सचेंज के चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारा फोकस होगा दैट विल बी ऑन द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन हम किसको कहेंगे? रेस्पिरेशन दैट अकर्स एट द लेवल ऑफ सेल, और अल्टीमेटली ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। इस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको हम कार्बन चेन कंपाउंड्स का नाम देते हैं, उनकी स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होती है, और उस ब्रेकडाउन के रिजल्ट के तौर पर एनर्जी रिलीज होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो आपने ये सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को याद रखना है कि इट इज एक्चुअली अ कैटाबॉलिक प्रोसेस वेयर देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बन चेन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ब्रेकडाउन होगी स्टेप बाय स्टेप, और इसके रिजल्ट के तौर पर एटीपी मॉलिक्यूल्स डेवलप होंगे। इस सेलुलर रेस्पिरेशन को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस का नाम भी देते हैं, बिकॉज इस प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं। इस सेलुलर रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की कंजम्पशन की बेस पर हम दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ऑक्सीजन, एंड द सेकंड टाइप इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर इन दोनों को हम कलेक्टिवली पहले रिलेट करेंगे और फिर हम इनके मजीद डिफरेंसेस की तरफ चलेंगे। यहां पर ये आपके सामने इसकी पूरी स्कीम प्रेजेंट है इस सेलुलर रेस्पिरेशन की कि ये किस तरह से होगी। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि इस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स तीनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, तीनों ब्रेक होकर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। बट द मोस्ट कॉमन फ्यूल ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज, तो इसलिए यहां पर हमारा मेन फोकस इस ग्लूकोज के ऊपर होगा। अब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरोवेट। आपने याद रखना है कि दिस फर्स्ट स्टेप और ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके कॉमन होने का मतलब ये होगा कि इस स्टेप के अंदर ऑक्सीजन यूज नहीं होती, क्योंकि अगर ऑक्सीजन यूज होती तो फिर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ना होता। तो दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरोवेट। अब इस पायरोवेट की जो फर्दर ब्रेकडाउन है या ऑक्सीडेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो तब होगी एरोबिक रेस्पिरेशन, और इस एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ये पास करेगा डिफरेंट स्टेजेस में। उनमें आप तीन स्टेजेस पढ़ेंगे, एक होगी पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, दूसरी होगी क्रेब्स साइकिल, और तीसरी होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये जो फर्दर पायरोवेट की एरोबिक ब्रेकडाउन है ये सारी की सारी होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो तब होगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम दूसरा नाम देते हैं फर्मेंटेशन का। यह फर्मेंटेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, और इसको फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फर्मेंटेशन। अगर उस फर्मेंटेशन के रिजल्ट के तौर पर लैक्टिक एसिड बनता है
तो तब हम इसको कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एनिमल सेल्स के अंदर जैसा कि हमारे मसल सेल्स हैं, उनमें ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कॉमन होती है। और अगर इस फर्मेंटेशन के रिजल्ट के तौर पर इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, तो तब हम इसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यीस्ट के अंदर, प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर दिस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज मोर कॉमन। तो इसलिए अब आपने ये याद रखना है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इट अकर्स एट टू लेवल्स, वन इज द साइटोप्लाज्म एंड अदर इज द माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये सारी की सारी साइटोप्लाज्म के लेवल पर होगी। अब इसके कुछ मजीद डिफरेंसेस को हम यहां पर देख लेंगे, जो कॉमन डिफरेंसेस हैं बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहला डिफरेंस आपको मैंने बताया, दैट इज अबाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। यानी जिस टाइप के अंदर ऑक्सीजन यूज होगी, वी विल कॉल इट एज एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन यूज नहीं होगी, वी विल कॉल इट एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा डिफरेंस जो आप यहां पर पढ़ेंगे वो स्टेप 1 का है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि स्टेप 1 हम किसको कह रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस को। एंड ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। पायरोवेट का फार्मूला भी आपने याद रखना है, दैट इज C3H4O3। जो स्टेप 2 है वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंट होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में इस स्टेप 2 के दौरान पायरोवेट की कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी। यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब यह है कि इट विल ब्रेक इनटू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसा कि CO2 बन जाएगी, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। जबकि उसके अपोजिट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यहां पर पायरोवेट की इस स्टेप 2 के अंदर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगी। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन का मतलब यह है कि ये पायरोवेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बल्कि आपने ये याद रखना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। यहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इसकी 2 टाइप्स होंगी, तो इस टाइप्स के मुताबिक पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा ईदर इनटू द एथेनॉल C2H5OH along with formation of CO2, या ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में C3H6O3 अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो स्टेप 2 आपने याद रखना है कि ये एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंट होगा। और इस स्टेप 2 के लिए ये जिन स्टेजेस से पास होंगे, या ओवरऑल हम देखें कि इस एरोबिक या एनारोबिक की अब टोटल स्टेजेस कितनी होंगी, तो उसके अंदर जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में कॉमन होगी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो पायरोवेट बनेगा वो इन 3 स्टेजेस से पास होगा, यानी पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब ये तीनों स्टेजेस हो जाएंगी तो फिर CO2, वाटर और ATP बनेंगे। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में यहां पर फर्दर फर्मेंटेशन होगी, यानी ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। एक और जो आपने याद रखना है लोकेशन का, वो मैंने अभी आपको बताया है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होगी, जबकि ये बाकी तीनों स्टेजेस माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका कुछ हिस्सा साइटोसोल में होगा, लेकिन मेजर प्रोपोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी ATP की फॉर्मेशन होती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटली सोलली ये साइटोसोल में होगी। आगे हम चलते हैं एक और डिफरेंस की तरफ। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में ग्लूकोज की पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगी। अब इसीलिए आपने एनर्जी रिलेशन को भी याद रखना है और एंड प्रोडक्ट्स को भी याद रखना है। यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, CO2, वाटर और ATP बनेंगे। यहां पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि लैक्टेट और एथेनॉल और उसके साथ CO2 बनेगी।
जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज की ऑलमोस्ट 100% एनर्जी रिलीज हो जाती है, जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने याद रखना है कि ओनली 2% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड। अब यहां पर एक और आइडिया आपको होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एटीपी कहां बनेंगे, अल्टीमेटली जहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसलिए अगर हम एटीपी के नंबर की तरफ हैं, मैंने यहां पे नेट नंबर लिखा है, आपने इसको याद रखना है। टोटल नंबर डिफरेंट होगा, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट 36 या 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल। जबकि आपने याद रखना है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। आपने ये जो टॉपिक अभी पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, विच कैन बी आस्क्ड इन द पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि इट इज कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन अल्फा ग्लाइकोलिसिस, बीटा पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, चार्ली क्रेब्स साइकिल और डेल्टा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो श्योरली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट विल बी अल्फा यानी कि ग्लाइकोलिसिस। ये इन दोनों में कॉमन स्टेज है जो मौजूद होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं आ रहा हूं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन आर एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट अल्फा ग्लाइकोलिसिस, बीटा पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, चार्ली क्रेब्स साइकिल और डेल्टा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये भी आपने अभी पढ़ा है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होगा, बाकी तीनों स्टेजेस को हम रिलेट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, तो इसलिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का भी अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है CO2 इज रिलीज्ड इन ऑल एक्सेप्ट अल्फा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की आपने एंड प्रोडक्ट्स पढ़ी हैं, वाटर, CO2 एंड ATP। तो ये ठीक है, इसमें CO2 रिलीज होती है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है इथाइल अल्कोहल के साथ CO2 बनती है, तो ये भी ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अल्कोहल के साथ CO2 बनेगी, लैक्टिक एसिड के साथ CO2 नहीं बनती। तो क्वेश्चन में क्योंकि एक्सेप्ट का पूछा है, करेक्ट आंसर हमारे पास डेल्टा होगा, यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इट करेक्टली रिप्रेजेंट्स फार्मूला ऑफ पायरोवेट। अल्फा पे है C6H12O6, ये आपको पता है दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला होगा C6H12O6। बीटा पे है C3H6O3, ये ट्रायोस का हो सकता है, या आपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है यहां पे लैक्टेट का। C2H5OH, ये भी आपने यहां पर पढ़ा है, दैट इज ऑफ एथेनॉल। और C3H4O3, दिस इज द फार्मूला ऑफ पायरोवेट। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर डेल्टा होगा, यानी C3H4O3 इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ पायरोवेट।